वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। तो वेलकम बच्चों, फिर से अकाउंट्स का एक क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट सा क्लास हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी होता है कि जो कंसिस्टेंसी होता है दैट यू शुड मेंटेन। अगर आप कोई भी क्लास मिस कर रहे हो तो वो एक कड़ी पे जो पढ़ाई जाती है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप लोग फॉलो करो और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवाइज भी करना, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करना एंड फॉलो भी करना, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक सम दिया था, उसमें से फुल करेक्ट किसी का भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ये वाला सम जल्दी जल्दी एक बार सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जो अकाउंट्स का प्रॉब्लम्स होता है, सम्स होता है, उसको करेक्ट आपको सॉल्व भी करना होता है, प्लस उसका एक फॉर्मेट होता है, उसे भी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से वो वाला सम फिर से सॉल्व कर देती हूँ ताकि सारे बच्चों को, मैंने पर्सनली आप लोगों को इसलिए आंसर नहीं दिया कि इसको मैं अच्छे से बोर्ड में पढ़ाऊंगी, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और कहाँ गलती कर रहे हो ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे आवर क्लास दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा, एंड फिर टाइम रहेगा तो हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी हम लोग टेकअप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को जो मैंने सम दिया था वो यही वाला है। Prepare the accounting equation on the basis of following। ये था, इसको कैसे करते हैं। एक तो फॉर्मेट इज वेरी एसेंशियल। फॉर्मेट में करोगे तो गलती नहीं होगा, और फॉर्मेट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपको एक्स्ट्रा आपको एफर्ट उसमें लगेगा। सो चेक आउट दिस। सो आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट? एसेट्स is equal to liabilities plus capital। आई होप इतने में हो जाना चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश हमारा एसेट है, कैश 70,000 और कैपिटल इज 70,000। ओके, now credit purchase of goods 18,000। परचेज ऑफ गुड्स यानी स्टॉक आपका हो गया 18,000, और यहां पे आपका क्रेडिटर्स हो गया 18,000, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने जो किया था कि इसकी टोटलिंग भी यहां पे होती है, ठीक है। टोटल भी करते जाओ, जैसे ये 70,000 है टोटल, और ये भी 70,000, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज 18,000। आप क्या करोगे, इसको इस तरह से न्यू इक्वेशन 70,000 एंड 18,000, इसको यहां पे ये इसका 70 प्लस 18 हो गया 88,000, और यहां पे भी वैसे 18,000 ये हो गया एंड 70,000 आपका ये आ गया, तो दिस कम्स टू 88,000 यहां पे।
ठीक है, यहीं पे थोड़ी गलती होती है आप लोगों की, इसको फॉलो करना। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था? 18,000, और हमने कितना फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया? 17,500, यानी ये 500 मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, यानी प्रॉफिट है ना। हमें पे करना था 18,000, लेकिन मेरा ये सेटलमेंट हो गया 17,500 पे। जो पे कितना करना पड़ा? माइनस 17,500। क्रेडिटर मेरा 18,000 था, तो क्रेडिटर मेरा खत्म हो गया, और जो ये 500 था ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट गोज टू कैपिटल। ठीक है, ये वाली गलती बहुत बार बच्चे करते हैं कि यहीं पे 17,500 कर दिया, क्योंकि क्रेडिटर मेरा खत्म होना है, फुल सेटलमेंट, और 500 मुझे प्रॉफिट आ गया। नाउ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी कितना हो गया? 20,000 का आ गया। फॉर कैश, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर से आप टोटल कर सकते हो। ये आ गया, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 32,500। ये नया इक्वेशन आपका, न्यू इक्वेशन। ये आ गया 18,000, और ये हो गया 20,000। सो एड दिस अप, this comes to 70,500। ठीक है, यहां पे भी आप करो वैसे ही। ये आ गया 0, एंड यहां पे आ गया 70,500 टोटल। परचेज गुड्स फॉर कैश 40 एंड क्रेडिट 30, यानी कैश परचेजेस 40 एंड क्रेडिट 30। टोटल परचेज कितना हो गया? 40 प्लस 30, दिस इज 70,000। दिस इज कैश एंड दिस इज क्रेडिट। सो स्टॉक कितना आ गया? 70,000। उसमें से कैश 40,000 आपका आपने परचेज किया कैश में, और क्रेडिट, सो क्रेडिटर्स फिर से आपके 30 हो गए। ठीक है, सो अगेन यू कैन डू दिस टोटलिंग। 7,500 ये माइनस में आ गया, 88,000 एंड 20,000। ठीक है, दिस इज 1,05,000। ये भी हो गया 30,000, 70,500, दैट इज 1,05,000। ठीक है, अब हो गया रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। सो टोटल रेंट कितना हो गया? 2,000 प्लस 5,000। इसमें पे हो गया है 5,000, और आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं हुआ है, उसको बाद में पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। सो द टोटल एक्सपेंसेस इज 7,000, तो आपने माइनस किया 7,000, कैपिटल से माइनस होगा, जो भी खर्चा एक्सपेंसेस ऑल आर ट्रीटेड इन कैपिटल। 7,000 हो गया, 5,000 आपने पे किया यहां से, और रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट।
दैट इज 2000। ओके, अब आप देखिए 12,500, 88,000 एंड 20,000, टोटल आ गया आपका 95,500। और ये भी वैसे ही है, आपने अगर टोटल किया है 30,000, 2,000 एंड 563,000, दैट मीन्स 95,500। तो ये वाला जो टोटल वाला आपने किया है, बहुत बच्चों ने ये गलत किया है, टोटलिंग में गड़बड़ हो रही थी। जो आप टोटलिंग करते हो इसमें गड़बड़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे जैसे भी जो भी एक नया आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बाद यहीं पे टोटल करो, इसका टोटल यहीं पे करो और इसको फिर ले जाके आप यहाँ बाहर करो। ठीक है, इसमें गलती हो रही थी, ये आपको चेक करना है। हर इक्वेशन के बाद अगर आपको टोटलिंग करना है तो आप यहां से भी देखोगे, यहां से भी देखोगे, आपका बराबर होना चाहिए। सो आप हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे टोटल करोगे, ये टोटल करोगे, उसके बाद इसकी टोटलिंग करोगे, तब जाके आपका मैच करेगा। ठीक है, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जहां गलती की हो बच्चों हमें भेजे हो आप, उसमें किसी का भी फुल करेक्ट नहीं आया है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। देख लो, आगे बढ़े। कुछ और क्वेश्चंस हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ही करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो started business with cash 1 lakh and goods worth 20,000. Started business with cash and goods worth this. तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ट्रांजैक्शंस है। इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारा एसेट में हम क्या डालेंगे, कैश एंड गुड्स स्टॉक। ठीक है, तो 1 लाख का कैश आ गया एंड गुड्स वर्थ 20,000। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है उसने इनिशियल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो कैश के रूप में 1 लाख एंड गुड्स के रूप में 20,000। सो हिज टोटल कैपिटल विल बी 1,20,000, राइट। अब sold 50% of the above goods at a profit of 2,000 on credit to Ram। 3 चीजें हैं, पहले sold 50%, ये है प्रॉफिट ऑफ 2000, ये दूसरा चीज है, और क्रेडिट ये तीसरा चीज है। 3 चीजों को आपको नोट करना है। ठीक, तो 50% ऑफ द गुड्स, आपके पास कितनी गुड्स है, 20,000, तो इसमें 50,000, 50% कितना हो गया, 10,000, तो 10,000 का गुड्स, ये पहला सॉल्व हो गया, 50% ऑफ द गुड्स, प्रॉफिट ऑफ 2,000, यानी प्रॉफिट डालोगे तो ये 12,000 हो गया। ठीक है, सो 10,000 के गुड्स को सेल किया गया है 12,000 में, सोल्ड,
यानी यहां से मेरा 10,000 का गुड्स निकल जाएगा और मैंने 12,000 में परचेज किया। अगर कैश होता तो कैश में भी ऐड हो जाता, लेकिन इसको क्रेडिट पे, यानी अभी मैंने पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ, मुझे बाद में रिसीव होगा। सो दे आर डेटर्स, राम इज अ डेटर। सो 12,000, 12,000 और प्रॉफिट जो हुआ है वो कहां जाएगा? 2,000 इज द प्रॉफिट। देखो अब अगर मैंने इसको टोटल किया तो क्या हो जाएगा? 1,00,000, 10,000, 12,000, यानी 1,22,000। यहाँ पे भी देखो 1,22,000, दिस इज द टोटल। समझ में आया? रेंट पेड 5,000, 5,000 का रेंट पेड। कुछ जब नहीं लिखा रहता है तो कैश में होता है, ये ध्यान में रखना हमेशा, बार बार मैं बोलूंगी। जब कोई भी एक्सपेंसेस लिखा रहता है कि एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस डन, कैश नहीं लिखा है, क्रेडिट नहीं लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि ये कैश में है। ठीक है, सो -5,000 और यहाँ पे रेंट पेड, तो -5,000। राम पेड 50% ऑफ हिज बैलेंस इन कैश। राम को कितना पे करना था? 12,000। इसमें से उसने 50% पे कर दिया। 50% मतलब 12,000 का 50% कितना हो गया? 6,000। उसने 6,000 रुपया पे कर दिया, तो डेटर्स में से माइनस हो गया और कैश में ऐड हो गया। ठीक है, देखो समझो बच्चों, 1,11,000, 11,000, 10,000 और ये 6,000, यानी इसका टोटल कितना हो गया? 1,11,000, 10, 121, 1,27,000। वहां पे गड़बड़ हुआ है, 5 और ये गड़बड़ है, आपको समझ में आ रहा है? कहीं पे गलत तो हुआ ही है। 101, ठीक है, 7, 117। अब देखो, कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो पूछना है जरूर। ओके बच्चे, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन बहुत ट्रिकी होते हैं, इसी में गलती हो जाता है बच्चों से। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसको देख लो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा खुद से सॉल्व करना। जब आप क्लास खत्म हो जाएगा तो ये सब जो है इसको आप खुद से सॉल्व करना, सोल्यूशन को मत देखना। ठीक है, नाउ ये जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। देखो, Yogesh commenced business on 1st April 2011 with capital of 5 lakh, loan of 1 lakh borrowed from Citibank. On 31st March 2012, his assets were 8 lakh. Calculate his closing capital and profits earned during the year. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्या बता रहा है?
क्या पूछ रहा है। पहले तो पढ़ना है क्वेश्चन, इसमें आपको समझना है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं। योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011, ठीक है। कैपिटल इसका कितना था, कैपिटल 5 लाख, लोन 1 लाख, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012, यानी एक साल के बाद जब भी हम अपना अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। इस पीरियड का ही हम लोग पूरा अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। जो भी बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, वो पूरे साल का हिसाब किताब बन के उसके बाद आखिर 30 एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर है उसका बनता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ईयर के शुरुआत में कैपिटल इतना था, लोन इतना था, और 31 मार्च को assets were 8 लाख। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे साथ मैच करा लेना। अब हम फिर से काउंटिंग अपनी इक्वेशन लिखेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। सो योगेश ने स्टार्ट किया था जब, तब उसका कैपिटल कितना था, 5 लाख, ओके। एंड लोन ऑफ 1 लाख, लोन क्या हो गया, लायबिलिटीज, सो लोन कितना था, 1 लाख। अब आखिरी में तब इसका एसेट क्या था बताया नहीं गया, ठीक है। सो हम डिराइव क्या कर सकते हैं कि अगर उसने स्टार्ट किया था तो 5 प्लस 1 कोई भी एसेट होगा, टोटल 6 लाख का उसके पास एसेट होगा, जिसका उसने डिटेल यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनाना होता है तो दोनों मैच करना होता है। अगर एक साइड दिया हुआ है तो हम दूसरा साइड निकाल सकते हैं। सो इट मस्ट बी 6 लाख। अब ये कह रहा है कि एंड में टोटल एसेट था 8 लाख, टोटल एसेट हो गया 8 लाख। इसका मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में 2 लाख का आपका कुछ आपने इंक्रीज किया होगा एसेट। अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो 2 लाख आपका यहां पे भी इंक्रीज हुआ होगा। तो 2 लाख आप सोचो एडिशनल कुछ आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फिर हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, 7 लाख, और ये एक 1 लाख, so this comes to 8 lakhs, और ये हमारा 8 lakhs ऑलरेडी है। तो अगर हमारे पास इस सम से क्या हमें समझ में आता है, ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आप अपना दिमाग कैसे लगा सकते हो। तो अगर आपको एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, तो आप
मैच करके आप दूसरे साइड को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लायबिलिटीज 1 लाख दिया हुआ है, 5 लाख कैपिटल दिया हुआ है, आपको पता नहीं है कि एसेट क्या है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो दूसरे साइड का एसेट आपका निकल जाएगा। एंड ड्यूरिंग द ईयर वो बता रहे थे कुछ एडिशन हुआ होगा जिसके कारण हमारा क्लोजिंग एसेट हमारा 8 लाख। तो अगर 8 लाख हमारे लिए है तो 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा, और अगर 2 लाख यहाँ पे प्लस हुआ होगा तो यहाँ पे कैपिटल भी प्लस हुआ होगा। ठीक है, सो व्हाट इज माय क्लोजिंग कैपिटल, 2 लाख। कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, डाउट है किसी का, लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, व्हिच वन, इस क्वेश्चन का या इसके पहले वाले का, ये वाला, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होना चाहिए, ध्यान से समझो। अगर हमारा एक साइड का डिटेल्स दिया हुआ है, दूसरे साइड का मुझे निकालना है, और अगर क्लोजिंग दिया हुआ है तो हमें ड्यूरिंग द ईयर डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, राइट। क्वेश्चन 4 का लास्ट वाला, ओके बच्चे, अभी पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन 4 में फिर से आके उसको फिर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, अभी पहले ये समझ लो, डन। क्वेश्चन 4 का लास्ट वाला, ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ठीक, ये और ये रिलेटेड है, तो इसको समझने के लिए इसे समझना पड़ेगा। आपके पास गुड्स वर्थ 20,000 था, 20,000 का आपके पास स्टॉक है, ठीक है, उसमें से आपने 50% सेल किया, यानी 10,000 का गुड्स आपने सेल किया, 10,000 का गुड्स आपने सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, मतलब प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो आपने सेल किया 12,000 पे। ओके, क्लियर। अब ये क्रेडिट टू राम है, आपने जो सेल किया उसके लिए आपको पैसा तुरंत नहीं मिला, आपको राम को अभी पे करना बाकी है, राम इज द डेटर, तो राम को आप कितना पे करोगे, 12,000, ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल में जाके ऐड हो रहा है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि राम पेड 50% ऑफ हिज बैलेंस इन कैश, राम को पे करना था 12,000, लेकिन उसने अभी पे नहीं किया पूरा, उसने सिर्फ 50% पे किया, इसका 50% यानी 6,000, तो उसने 6,000 पे कर दिया, पे किया तो कैश में मेरे को मिल गया, कैश विल बी प्लस 6,000, यही चीज है, सिंपल है, बस इसको घुमा फिरा के लिखा गया, उसी लिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ध्यान से समझना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 50% of the goods was sold at a profit of 2,000, लेकिन पैसा अभी मिला नहीं, उसीलिए ये डेटर है, सो 12,000 हो गया, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 2,000, और इसमें फिर 50% अगर उसने पे किया है कैश, तो कैश हमें मिला 6,000, और यहां से डेटर्स माइनस हो गया। आई होप इट्स क्लियर।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ऑन 31 मार्च, ये सब बड़े ध्यान से देखना कौन से डेट का दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 अप्रैल, ये दिया हुआ है पहले शुरू किया 31 मार्च 25 से, ये 24 है। ये सब बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो इसको 25 कर दिया, इसको 24 कर दिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। सो ऑन 31 मार्च total asset and external liabilities were 1 lakh and 3000 respectively। तब फिर से इक्वेशन को लिखते हैं, assets is equal to liabilities plus capital। बच्चे आप लोग को भी इसी तरह से स्टार्ट करना होगा, टाइम लग सकता है हर क्वेश्चन में, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे इतना स्पीड भी बढ़ेगा। लेकिन आपको अपने फॉर्मेट को नहीं भूलना है, फॉर्मेट के हिसाब से लिखना, इधर उधर कैलकुलेशन रफ वर्क करोगे तो पूरा कंफ्यूजन ही रहेगा, ठीक है। सो ऑन 31 मार्च टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर इतना। During the year, proprietor had introduced additional capital of 10,000 and withdrawn 6,000 for personal use. उसके बाद he made a profit of 10,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April 24। ये कहना क्या चाहता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जो ओपनिंग कैपिटल है वो उसे पता करना है। तो हम पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको पहले पुट करते हैं, ठीक है। सो ऑन 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च एक साल का पूरा पीरियड है। अभी 31 मार्च 2025 को दे रहा है, इसका मतलब क्लोजिंग, ठीक है। सो क्लोजिंग में टोटल एसेट कितना था, 1 लाख। हम ऐसे ही लिखेंगे टोटल, जो लास्ट में होना चाहिए, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 3000। पहले इसे समझो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन हमारा है कि हमारा 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग एसेट हमारे पास 1 लाख है और लायबिलिटीज हमारे पास 3000 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो कैपिटल होगा इसको मैच कराएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 97,000 हो जाएगा। ये आया कि नहीं समझ में, ये पहले बताओ। अगर हमारे पास टोटल एसेट 1 लाख है और लायबिलिटीज 3000 है, तो हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा मैच होना चाहिए तो हमारे पास कैपिटल 97,000 का होगा कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। इसके बाद ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी इधर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000। एडिशनल कैपिटल इसका ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन एडिशनल कैपिटल इसने 10,000 इंट्रोड्यूस किया है। एंड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज। ये हमने पढ़ा था, कैपिटल जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, तब हमने पढ़ा था कि कैपिटल है जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है वो है कैपिटल, और उसमें से अगर उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला तो वो ड्राइंग्स हो गया, और उससे कैपिटल कम हो जाता है, तो -6,000, ठीक है, यहां तक हो गया। अब he made a profit of 10,000 during the year, यानी इसका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000 हो गया। कैलकुलेट द कैपिटल। अब ये बता रहा है कि इतना सारा चीज कैपिटल में हमने किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको अगर
अगर आपने मैथ्स किया होगा तो इसको रख लो आप x, so x plus 10,000 minus 6,000 plus 10,000 equal to 97,000। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब जो भी होगा आपका एंड में 97,000 होना चाहिए। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लस 20 माइनस 6, सो 20,000 माइनस 6 यानी 14,000। तो आप इसको x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, x प्लस 14,000 इज इक्वल टू 97,000, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू 97,000 माइनस 14,000 यानी 83,000। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी 83,000। देखो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं। 83,000 अगर ओपनिंग आपका होगा प्लस एडिशनल कैपिटल 10 मतलब 93 प्लस प्रॉफिट हो गया 10,000, 1,03,000 माइनस 6,000 विल बी 97,000। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा इसको देख लो, 5 मिनट्स का ब्रेक, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताना। ठीक है बच्चों, आई होप इट्स क्लियर। अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरह तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन आपका 3-4 मार्क्स का आएगा, इसको करना भी है। और ये जरूरी इसलिए है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये जरूरी इसलिए है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं पे भी कोई गलती होगा तो आपका फाइनली जाके बैलेंस शीट में भी गलती होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह पे आपका डिफरेंस आएगा। सो दिस इज द बेस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। आप डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, जो भी करोगे आपका एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो साइमल्टेनियसली अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री की है तो आपका साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी एंट्री होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ गए, कुछ भी ट्रांजैक्शंस आ गए,
घबराना नहीं है, पहले उसको समझो अच्छे से, एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप उसको दोबारा पढ़ोगे, दोबारा अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या एंट्री करना है। तो क्या है, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, आपको इसी तीन हेड में आपको डालना है। और कैपिटल में क्या होगा, हमने बताया था, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, इनकम या प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, यही चीज आपको दिखाना है। तो इसी तरह से कैपिटल आपका हर साल बढ़ता जाता है या घटता है, लॉस होगा तो घटेगा, ठीक है। तो ये चीज को, इसमें आप जितना सम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एक चीज है कि आप लोग अपना सम सॉल्व करिएगा, इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप उसको चैट में डाल सकते हैं। आप वो डाउट वाला जो आपका ग्रुप है, आप ग्रुप में डाल सकते हो, उसमें आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर छोटे डाउट्स हो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, अगर मुझे लगा कि कुछ बड़े डाउट्स हैं जिसको क्लास में डिस्कस करना है तो मैं उसे क्लास में टेकअप करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने खत्म किया है, अब हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, आज भी उसको टेकअप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, इसी के ऊपर बेस करके आपके आगे के सारे प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस करेंगे ये इसी पे बेस्ड है। सो बहुत ध्यान से इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सो अकाउंट्स क्या होता है, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, आपने पढ़ा था। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। और जो अकाउंट बनता है वो हमेशा टी फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसमें हम डेबिट ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट ऐसे लिखते हैं, अकाउंट का नाम यहाँ पे होता है। इसी तरीके से आपको अकाउंट्स आगे सारे बनाने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। एंड अकाउंटिंग सिस्टम आपको पता है, इट फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दैट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी सिमिलर चीजें हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स के एक पूरे एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसको भी हम लोग धीरे धीरे टेकअप करेंगे क्योंकि वो पूरी थ्योरी है और हम एक एक चीज जैसे पढ़ेंगे तो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू बाय अ बुक फॉर 1000, सपोज आपने 1000 रुपीस का बुक खरीदा, तो इसमें क्या हो गया, आपने बुक खरीदा, आपको मिला क्या, बुक्स, और आपने खरीदा तो आपको 1000 रुपीज पे करना है। तो इसका डबल क्या कॉन्सेप्ट हुआ, आपका बुक आपको मिला और आपको कैश पे करना पड़ रहा है। सो बुक आपके पास आ गया और कैश आपको पेमेंट करना है, एक हाथ आपने दिया और एक हाथ आपको मिला, ठीक है। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये क्या हेल्प करता है, हमको एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा हमारा करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। ये आपका थ्योरी चीज है जो आपको समझना था। अब अकाउंट्स जो होता है वो हम लोग पूरा जो ट्रांजैक्शंस होता है हम अपने अकाउंट को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। थ्री टाइप्स क्या हो जाता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट
और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पूरा हमारा ट्रांजैक्शंस डिवाइड होता है। कुछ भी अकाउंट जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो या तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, या पर्सनल अकाउंट, या नॉमिनल अकाउंट। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तीनों अकाउंट के अंदर ही पूरा आना है, ठीक। और ये तीनों अकाउंट का डिफरेंट डिफरेंट रूल है। इस रूल को आपको समझना है, और इस रूल को अगर आप समझ लोगे तो आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स एक होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल अकाउंट, ये दूसरा हो गया, और ये नॉमिनल अकाउंट्स तीसरा हो गया, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब उसके बाद भी पर्सनल अकाउंट्स को भी डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन रूल जो लगता है वो सबको सेम लगेगा। ये इसमें एक रूल ये फॉलो होगा, इसका अलग एक रूल फॉलो होगा, और इसका भी एक अलग रूल फॉलो होगा। सारे नॉमिनल अकाउंट्स उसी रूल पे डिपेंड होगा, सारे रियल अकाउंट्स के लिए एक ही रूल होगा, और सारे पर्सनल अकाउंट्स के लिए भी एक ही रूल होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना आना चाहिए। चलो पर्सनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। सो पर्सनल अकाउंट्स आर व्हाट? पर्सनल अकाउंट जैसे नेम सजेस्ट करता है, इट्स द नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ इंडिविजुअल, नेम ऑफ फर्म या नेम ऑफ कंपनीज, किसी के भी नाम से जो अकाउंट्स बनता है या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। इसीलिए टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या था? नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल कोई हो गए, राम हो गया, सीता हो गया, श्याम हो गया, किसी के भी नाम से जो अकाउंट है, ठीक है, वो हो गया नेचुरल पर्सन। अब हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, ये दूसरा है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया? कोई कंपनी का नाम हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, क्योंकि इसमें पर्सन कोई नहीं है, इसमें पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल, ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। अब हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कि किसी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज सैलरी हो गया, सैलरी तो खर्चा हो गया, लेकिन सैलरी दिया जाता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। या रेंट हो गया, रेंट दिया जा रहा है लैंडलॉर्ड को, तो वो लैंडलॉर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। सो सैलरी सिर्फ खर्चा हो गया, जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में डालते हैं। तो 3-4 तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड होते हैं, प्री रिसीट होता है, अक्रूड। तो हम कोई भी खर्चे या इनकम के पहले जो ये लगाते हैं, ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के हेड में आता है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से रखना है कि अगर कोई भी खर्चा, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, उसके पहले अगर हमने आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीट, प्रीपेड, एक्रूड, ये सारी चीजें हमने अगर डाला है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाता है, और इसको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। सो पर्सनल अकाउंट में कौन हो गए? एक हो गया नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है, हम रिप्रेजेंटेटिव को भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट that represents a person or a group of people indirectly। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं, दे आर पर्सन बीइंग रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ गया। या प्रीपेड रेंट हो गया, represents rent paid in advance to landlord, so landlord is the person being represented। ठीक है, तो इस तरह के जब सैलरी के पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, रेंट प्रीपेड आ गया या अक्रूड कमीशन हो गया, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को, इस तरह के हेड्स को हम पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में के अंडर कैटेगराइज करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स आते हैं। हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी एसेट्स, टैंजिबल या इनटैंजिबल जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। टैंजिबल एसेट में क्या हो गया, कैश, मशीन, बिल्डिंग, और इंटैंजिबल में आ गया गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सबको हम एसेट में, जितने भी एसेट है वो रियल अकाउंट हो गए। ठीक, और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आ गए, नॉमिनल अकाउंट्स में सारे खर्चे, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन्स, ये चारों चीज हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में के कैटेगरी में आता है। इसमें क्या हो गया, रेंट, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरी समझ में आ गया। रियल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स किसे कहते हैं। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस होके हमारे रूल्स भी हैं, क्योंकि इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है। तो आप जैसे कैटेगराइज कर लोगे ना, तो आपको पता है कि कौन सा रूल लगना है, और जैसे ही आपको पता चल गया कि ये रूल लगना है, तो आपको एंट्री करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा रूल्स भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये वही चीज है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स। देखो, पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल, फर्म्स एंड कंपनीज, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे अकाउंट में जैसे 3 कैटेगराइज किया हुआ है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, वैसे 3 रूल्स है। 3 रूल्स ऑफ अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एकदम अच्छे से समझ के फिर रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है, वैसे आपको इसको समझना है। जब तक समझोगे नहीं, आपको हमेशा गलती होगा। तो ये रूल्स को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसे पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में आपको, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इसे बहुत ध्यान से समझना है। पर्सनल अकाउंट, इसको चार्ट के हिसाब से मैंने दिया है, देखो। आज तो बस रूल्स ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, पर्सन है, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, जो एसेट्स हैं उसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स जा रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो उसे डेबिट करना है। सिंपल, बहुत सिंपल। और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। जितना भी इनकम हो रहा है सारे क्रेडिट और जितने खर्चे हो रहे हैं सब डेबिट। तो ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखो, पेड 5000 रुपीज टू राम। पहले आप ये रूल्स बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, बहुत जरूरी है। पेड 5000 रुपीज टू राम, 5000 रुपीज इज कैश। कौन कौन सा हमारा अकाउंट कैश पे कर रहा है, तो कैश जा रहा है, एंड राम इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर, सो राम विल बी डेबिट, and cash is asset, debit what credit what goes out, so this will be credit। जब हम एंट्री करेंगे इसको हम लिखेंगे राम डेबिट टू कैश 5000, ये हमारी एंट्री होगी। बहुत सिंपल है, 5000 रुपीज टू राम इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज डेबिट, कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड वाला भी है, बॉट मशीनरी फॉर 10,000, सेम चीज है। बॉट मशीनरी यानी मशीनरी हम खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी इज डेबिट, और 10,000 रुपया हमको पे करना पड़ रहा है। 10,000 रुपया क्या हुआ, कैश, कैश इज अ एसेट, एसेट व्हाट गोज आउट टू कैश, 10,000। आया समझ में? रिसीव्ड कमीशन 2,000 रुपीज, इसमें क्या हो गया, कमीशन हमारा इनकम हो गया, इनकम क्रेडिट, और 2,000 कैश कमीशन मुझे मिला, कैश इज रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट, और कमीशन इज एन इनकम, सो क्रेडिट। ठीक है, समझ गए हो? इसको देखो, इसको भी नोट कर लो, अपना जो फॉर्मूला कॉपी आप रख रहे हो उसमें ये चार्ट जरूर बना हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला कॉपी में ये चार्ट हमेशा बना रहना चाहिए, आप इसको देख लो, जब भी एंट्री करोगे तो आपको ये चार्ट बिल्कुल पिक्चर की तरह सामने आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो फॉर अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, for a real account, debit what comes in, credit what goes out, and on nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। ओके बच्चों, मुझे लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ है। ये नया चैप्टर है, अभी आज हम इतने तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। तो इसे रूल्स को जरूर पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा।
ठीक है। सो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एनी डाउट्स, एनीथिंग, राइट टू मी एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज, जाके रिवाइज जरूर करना। ओके।